नमस्कार मित्रों, INIFS के क्रैश कोर्स के डे 1 सेशन में आपका स्वागत है। आप ये देख रहे होंगे कि हम तो यूनिट नंबर 43 की बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स डे 1 में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको क्रैश कोर्स का प्रारूप बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस क्रैश कोर्स के अंदर आपको मैंने पहला 15 डेज़ को एलोकेट किया है INIFS में, और किन किन टॉपिक को आपको अवश्य पढ़ना है उसका मैंने आपको डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो यूनिट नंबर 43 जो कि हमारा पेंशन फंड से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे उसको मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से आज समझाऊंगा। कुछ भी लिखित आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी प्लेन पेपर नहीं। ये हमारा एनिमेशंस और विजुअल्स, इसके माध्यम से आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यदि इस कंप्लीट PDF को एक बार देखें तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ डायग्राम के माध्यम, सब कुछ माइंड मैप, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग इज दिस मैनर आपको समझाया जाएगा एक एक चीज़। और यही हमारा क्रैश कोर्स का खासियत रहेगा कि आपको कम समय में इस तरह के PDF दिया जाएंगे। मॉर्निंग में आपको इसका थ्योरी PDF दिया जाएगा और MCQ PDF दिया जाएगा। इसके बेसिस पे आपको MCQs का PDF दिया जाएगा और इसके साथ वीडियोस भी दिया जाएगा। और इवनिंग में दोस्तों आपको इससे रिलेटेड क्विज कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज का हमारा टारगेट है यूनिट नंबर 43 तो यूनिट नंबर 45। तो ये हमारे क्रैश कोर्स का पहला वीडियो लेसन है। चलिए शुरुआत करते हैं पेंशन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहला जो हम आपके सामने जो विजुअल्स है जो आप देख सकते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यह स्लाइड यूनिफाइड EPF स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। टॉपिक का नाम क्या है? यूनिफाइड EPF स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिफाइड EPF स्ट्रक्चर। तो आइए इसको समझते हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो हर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एक मस्ट नोन टॉपिक है। EPF की शुरुआत हुई थी 1952 में। राइट, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। मतलब कि यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। राइट, और इसका कवरेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में इसके कवरेज की बात की जा रही है। EPF की शुरुआत आपको मैंने बताया, यह स्कीम उन्हीं कंपनी पे लागू होती है जिसमें 20+ एम्प्लॉय का वर्कफोर्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 20+ एम्प्लॉय का वर्कफोर्स, यही इसका कवरेज है। राइट, अच्छा, इसके रेगुलेटरी बॉडी की यदि हम बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी, अच्छा मतलब समझिए कि यदि मान लीजिए कि अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में में काम कर रहे हैं मान लीजिए आप, तो आपका EPF अकाउंट जरूर होगा। राइट, क्योंकि 20 एम्प्लॉय ज़्यादा होना चाहिए। और रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो EPF का पूरा काम जो है ना, EPFO संभालता है। EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली यही सवाल पिछले बार आया था कि EPF का रेगुलेटरी बॉडी कौन है। यू शुड नो इट। EPF का रेगुलेटरी बॉडी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, और जो कि डायरेक्टली किसके अंदर आता है? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट, जो पॉइंट्स आपको विजुअल में दिखाए जा रहे हैं ना, स्लाइड्स में दिखाए जा रहे हैं ना, आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो EPFO ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इंडिया के अंदर। यह इंश्योर करता है कि फंड सिक्योर और प्रॉपर्ली मैनेज हो। और फाइनल जो पॉइंट आता है हमारा यूनिफाइड EPF स्ट्रक्चर का, वो आता है हमारा एसेट मैनेजमेंट का। आप यहाँ पॉइंट नंबर 4 को देख सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट। सो एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? आपका EPF सिर्फ सेफ ही नहीं है, बल्कि फंड मैनेजर इसे इन्वेस्ट करके और ग्रो भी करते हैं। राइट, तो इस वजह से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है जो टाइम के साथ बढ़ता है। यहाँ लिखा है ना, फंड मैनेजर मैनेज EPF एसेट इफेक्टिवली। आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो टाइम के साथ ग्रो करेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो 4 पिलर हैं 1 2 3 4, ये इसका सिर्फ एक ही गोल है। गोल क्या है हमारा? इफेक्टिव EPF मैनेजमेंट। राइट, मतलब आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और आपने EPF से रिलेटेड और भी सीक्रेट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यही पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में आपको सारा चीज़ इसी फॉर्मेट में मिलेगा। सब कुछ स्लाइड्स के फॉर्मेट में, एनिमेशन के फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में, ताकि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़े। वो जो लिखा हुआ रहता है ना, लंबा लंबा पैराग्राफ, आपको उसको बिल्कुल उसको भूल जाना है। केवल आपको रिवाइज भी करना है तो इन सभी स्लाइड्स के माध्यम से रिवाइज करना है, जो कि आपको कम समय में इफेक्टिवली रिवाइज करने में हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड माइंड मैप। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका EPF का पैसा किसके हाथ में है? क्या आप जानते हैं कि EPF स्कीम को मैनेज कौन करता है? तो आज हम बात करने वाले हैं EPF के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ EPF स्कीम। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। यहाँ पे आप देखेंगे बीच में लिखा गया है, यहाँ पे किसके लिखा गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है।
तो करने का मतलब कि ईपीएफ का जो पूरा सिस्टम होता है वो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इसको शॉर्ट में हम लोग सीबीटी भी बोल सकते हैं। ईपीएफ का पूरा सिस्टम जो है सीबीटी के अंदर आता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो भी पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पिछले जो 4 एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें आ चुका है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, यह बोर्ड इंश्योर करता है कि आपका पैसा सेफ और एफिशिएंटली मैनेज हो। जो आपका पैसा है ना वो सेफ हो और इसको मैनेज भी किया जाए एफिशिएंटली, राइट। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे आता है हमारा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। यानी क्या हुआ, इस बोर्ड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि इंश्योर करते हैं कि ईपीएफ पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग हो और एम्प्लॉय का वेलफेयर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। इनका काम क्या है कि जो ईपीएफ का जो नॉर्म्स है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स और ईपीएफ का जो पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, ये इंश्योर करना इनका काम होता है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव की यदि हम बात करें तो देखिए यह इंडस्ट्री लीडर्स और बिजनेस ऑनर होते हैं जो एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडस्ट्री लीडर हो गया, बिजनेस ऑनर हो गया, जो कि एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यह इंश्योर करता है कि ईपीएफ रेगुलेशन एम्प्लॉयर फ्रेंडली भी हो और कंप्लायंस मेंटेन्ड हो, राइट। तो दो चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, तो यानी कि इंडस्ट्री लीडर होंगे, बिजनेस ऑनर होंगे, जो इंश्योर करते हैं कि ईपीएफ का जो रेगुलेशन है वो एम्प्लॉयर फ्रेंडली हो। और फाइनली आते हैं हमारे एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आएंगे, इसमें यूनियन लीडर और एम्प्लॉय के जो एडवोकेट होते हैं वो होते हैं, जो एम्प्लॉय के राइट और बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए काम करते हैं। यह इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय को उनका राइटफुल ईपीएफ बेनिफिट मिले और किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस को रोका जाए। तो कंक्लूजन क्या है, इन तीनों स्टेक होल्डर, तो हम कह सकते हैं ना, पहला स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा स्टेक होल्डर है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा स्टेक होल्डर है एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीनों के तीनों स्टेक होल्डर का एक ही गोल है, ईपीएफ सिस्टम को स्मूथली चलाना और अपने हार्ड अर्न पैसे का सही मैनेजमेंट करना। तो दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड दैट वी हैव इस देता हूँ आपको ताकि क्लियरली दिखे। नाउ देखिए इसमें ईपीएफओ का जो पूरा सिस्टम होता है वो एक बोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। बोर्ड के अंदर काम करता है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को रिपोर्ट करता है। जैसे ये जो बोर्ड होता है, ठीक है, इसको ये किसे रिपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को रिपोर्ट करेगा। और यह मिनिस्ट्री डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसे इंश्योर किया जा सके कि ईपीएफ पॉलिसी गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक और एम्प्लॉय के फेवर में है या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके मेजर स्कीम के बारे में बताता हूँ। ये ईपीएफओ के जो मेजर स्कीम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए इस पार्टिकुलर डायग्राम में आपको ईपीएफओ के स्कीम का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं बल्कि मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं जो आपके और आपके फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि यह स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करती है ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने रह सकें। उसके बाद आता है हमारा ईडीएलआई स्कीम। ईडीएलआई क्या होता है, ईडीएलआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो बेसिकली अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाए तो उसके फैमिली को इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, जो कि एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। इसको बोलते हैं ईडीएलआई, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो है हमारा वो आता है हमारा ईडीएलआई की हमने बात की, ईपीएस। ये पहला था हमारा ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और तीसरा जो हमारा स्कीम है उसका नाम है ईपीएफ स्कीम, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो आपके वर्किंग ईयर के दौरान फंड एक्यूमुलेट करती है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ईपीएफओ एक सेविंग प्लान नहीं है बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपके और आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 स्कीम के बारे में हमने बात की, ईपीएस, ईडीएलआई और ईपीएफ। मेन पॉइंट्स हमने इस पार्टिकुलर स्लाइड से देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। और अगला स्लाइड है हमारा स्ट्रीमलाइनिंग ईपीएफ मैनेजमेंट विद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आइए इसे समझते हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक को। तो इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, तो फ्रेंड्स ईपीएफ का मैनेजमेंट और ज़्यादा आसान बना दिया गया है एक सिंपल सॉल्यूशन से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन बोलते हैं इसको। तो देखिए हर एम्प्लॉय को एक 12 डिजिट का 12 अंक का यूएएन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। ये पूछा जाता है कितने अंक का होता है, तो याद रखिएगा 12 अंक का होता है, 12 डिजिट नंबर होता है। और जो उनका एक फिक्स आइडेंटिटी नंबर होता है, चाहे जॉब चेंज हो या नए एम्प्लॉयर के साथ जुड़ना पड़े, ठीक है, वो वही उनका नंबर रहेगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसका मल्टीपल अकाउंट लिंकिंग, मतलब पहले जॉब चेंज करने पर नए ईपीएफ अकाउंट बन जाते थे जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता था। अब यूएन एक ही जगह सारे ईपीएफ अकाउंट को लिंक करता है ना। यूएन जो है एक ही जगह, देखिए सारे अकाउंट को ये लिंक कर रहा है एक ही जगह पे, ताकि आपके फंड का रिकॉर्ड हमेशा एकदम क्लियर रहे।
और फिर एक आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट। तो देखिए ईपीएफ का मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन हो गया है, जिससे आप इजीली विड्रॉल, ट्रांसफ़र, बैलेंस चेक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यह सब कुछ ऑनलाइन और हैजल फ्री है। अब देखिए एक और चीज़ समझिए कि जो यूएन है, यूएन के बिना ईपीएफ मैनेजमेंट अधूरा है। तो अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि यूएन होता क्या है, आज के समय में मल्टीपल अकाउंट लिंकिंग कैसे होता है, इससे एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा मिला है यूएन के आने से। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। चलिए अब मैं आपको यूएन के प्रोग्राम और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को समझाता हूँ इस पार्टिकुलर डायग्राम से। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे सवाल बराबर आता है। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या आपको पता है कि आज हम जो ईपीएफ यूज करते हैं उसका एक पावरफुल रिवॉल्यूशन अक्टूबर 2014 में आया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर 2014 में, राइट। और ये था यूएन प्रोग्राम, उसका जो रिवॉल्यूशन था ना वो आया था यूएन प्रोग्राम में। कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2014 में, राइट। तो बेसिकली 2014 में यूएन प्रोग्राम ने हर एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट सेविंग को और इजी और ट्रांसपेरेंट बनाया। तो 2014 में 2014 में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एम्प्लॉय अपने ईपीएफ अकाउंट को एक जगह मैनेज कर सके बिना किसी कन्फ्यूजन के, राइट। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो ईपीएफ में सिर्फ एम्प्लॉयर ही नहीं बल्कि एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। यानी एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है 12% कंट्रीब्यूट करता है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि एम्प्लॉय जो है 12% कंट्रीब्यूट करेगा अपने सैलरी का, और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। सो बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूट 12% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सैलरी, राइट। मतलब डबल सेविंग डबल सिक्योरिटी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब फ़ायदा क्या हुआ कि सेविंग भी डबल है, सिक्योरिटी भी डबल है। अच्छा, थोड़ा मैं इसको एलोकेशन के बारे में आपको बता दूँ। तो देखिए अब ये जो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। हम एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे कैसे डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है हमारा 3.67% जो है, राइट। तो सबसे पहले 8.33 की बात करते हैं। तो 8.33 जो है ना वो ईपीएस में जाता है। मैंने आपको पहले ऊपर इससे पहले फंड बताया था, 3 फंड बताया था आपको। एक ईपीएस बताया था, एक ईपीएफ बताया था और एक ईडीएलआई बताया था, याद है ना आपको। तो बेसिकली फंड है ये सब हमारे ईपीएफ के अंदर। तो बेसिकली ईपीएस में 8.33% जाता है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में हेल्प करता है, राइट। और 3.67% ईपीएफ में जाता है जो फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए बाइफर्केशन। यानी जो 12% है उसमें से लगभग 8.5% और 3.5% लगभग अप्रॉक्स बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो इस प्रकार से एलोकेट होता है। 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% ईपीएफ में जाता है। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। आप अब देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्रैश कोर्स में आप जरूर इन्वॉल्व होइए, क्योंकि दोस्तों इस क्रैश कोर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से डायग्राम में सभी चीज़ें मिलेंगी। कुछ भी आपको दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए और निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए बैठेगा। चलिए अब इस स्लाइड्स की बात करते हैं। तो देखिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में फ़र्क होता है। फिर आखिर कैसे क्या फ़र्क होता है, तो आज हम जानेंगे एकदम सिंपल और इंगेजिंग तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो ईपीएफ कैलकुलेशन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए पब्लिक सेक्टर जो ईपीएफ होता है ना उसमें डीए कंपोनेंट भी ऐड होता है जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ईपीएफ में इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है। यानी जो आपका बेसिक सैलरी है ना उसी के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा। जो मैंने बोला ना 12%, तो 12% किसका? तो बेसिक सैलरी का। यहाँ पे 12% किसका? यहाँ पे 12% होता है आपके बेसिक प्लस डीए का। समझे, यही अंतर है। तो बेसिक प्लस डीए का 12% हमारा पब्लिक सेक्टर ईपीएफ में आएगा और 12% बेसिक सैलरी का हमारा केवल प्राइवेट सेक्टर ईपीएफ में आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर ईपीएफ में जो डीए होता है वो एक्सक्लूड होता है, यानी कंट्रीब्यूशन सिर्फ बेसिक सैलरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एक नज़र में समझा देता हूँ अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया भी था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में ये जो अम्ब्रेला बनाया गया है ना, मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये अम्ब्रेला जो बनाया गया है तो ये डिटेल में आपको समझा रहा है कि कैसे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसे। तो देखिए एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एम्प्लॉय, किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 12% ऑफ सैलरी, या 1800 रुपया पर मंथ तक भी हो सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयर का भी 12% कंट्रीब्यूट होता है, यानी एम्प्लॉयर भी अपना 12% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ये जो कंट्रीब्यूशन है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है ईपीएफ जो कि 3.67% में जाता है ईपीएफ अकाउंट में, और एक होता है 8.33% जो कि ईपीएस में जाता है, राइट, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। और देखिए यहाँ पे चार्जेस, और ये चार्जेस कौन भरेगा? चार्जेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक होता है हमारा ईडीएलआई चार्ज,
राइट, जो कि होता है 0.5%, यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो कि एक सेफ्टी नेट है, इसमें 0.5% चार्ज होता है। और एक होता है ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, राइट, ये भी 0.5% होता है, राइट, इसका स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करने के लिए होता है। तो दोस्तों अब उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों आपने ये भी देख लिया कि जो 12% का बाइफर्केशन किस प्रकार से होता है। अब देखिए 8.33, 3.67 प्लस ये 0.5% चार्ज प्लस 0.5, मतलब लगभग 1% यहाँ भी हो ही गया, राइट। तो इसको आप यदि जोड़ेंगे तो 8.5 और 8.5 और 3.5 लगभग 12 आएगा, राइट। और 1% का एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्जेस के बारे में हमने बात की। हाँ, 3 सिनेरियो दिया हुआ है जहाँ पे ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। आइए 3 सिनेरियो की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस 3 सिनेरियो फर्स्ट। तो दोस्तों ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एक फिक्स परसेंटेज होता है, पर क्या आप जानते हैं कि यह सैलरी के हिसाब से चेंज हो सकती है, राइट। देखिए कैसे सैलरी, ये सवाल पिछली बार केस स्टडी के फॉर्मेट में आया था कि जो आपका ईपीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक फिक्स परसेंटेज होता है 12%, लेकिन ये सैलरी के हिसाब से बदल सकता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि सैलरी के अमाउंट पर डिपेंड करते हुए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले सिनेरियो को देखिए, सिनेरियो नंबर 1 यहाँ आपके सामने है। इसमें क्या हुआ कि जब एम्प्लॉयर की सैलरी 15,000 से कम होती है, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो देखिए एम्प्लॉय अपनी सैलरी का, इस केस में यहाँ पे देखिए ये डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सैलरी बिलो कितना है 15,000, तो 15,000 से यदि कम सैलरी है, राइट, तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे देखिए ना 12% ऑफ S1 क्या है, यहाँ पे सैलरी है, 12% ऑफ S1 मतलब सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉय है वो अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। और एम्प्लॉयर भी जो है अपनी सैलरी का, एम्प्लॉयर भी अपनी सैलरी का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 12% होगा, ठीक है, दोनों का 12% होगा। अच्छा, और उसमें जो है 3.67% जो कि इस तरीके से डिवाइड होता है 12%, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं 3.67% जो है ये चला जाता है ईपीएफ में, राइट, और 8.33% चला जाता है ईपीएस में, और 0.5% जो है चला जाता है वो ईडीएलआई में, और 0.5% चला जाता है हमारा ईपीएफ में, ईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज में। मतलब अगर किसी की सैलरी 15,000 से कम है तो पूरा कैलकुलेशन इस बेस सैलरी पे होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले केस में। अगले सिनेरियो क्या है, एम्प्लॉय का सैलरी जो है 15,000 से ज़्यादा है। तब देखिए ये वाला चार्ट को समझिए, यदि 15,000 से ज़्यादा सैलरी है किसी एम्प्लॉय का, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर मिनिमम ईपीएफ का ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्ट फॉर मिनिमम ईपीएफ, तो एम्प्लॉयर जो है वो ऑप्शन देगा, एम्प्लॉयर जो है वो मिनिमम ईपीएफ का ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो देखिए ब्रेकडाउन वही रहेगा। ब्रेकडाउन कैसे रहेगा, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 15,000 पर 12% रहेगा, ठीक है। जो भी 15,000 है उससे 12% रहेगा कि आप हाँ मिनिमम ईपीएफ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो यदि ऑप्ट किया तो ठीक है। और ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका ब्रेकडाउन देखिए, 3.67% ईपीएफ में जाएगा, 8.33% ईपीएस में जाएगा। ईपीएफ आपको सेविंग अकाउंट वाला चीज़ हो गया, ये फ्यूचर रिटायरमेंट वाला हो गया, 0.5% ईडीएलआई और 0.5% एडमिन चार्ज। तो अगर सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन लिमिट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म सेविंग को भी अफेक्ट करता है, राइट। तो अगर आपको ये समझना आसान लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो केस है वो है एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन 15,000। तो देखिए पहले हमने क्या बोला, 15,000 से कम, ठीक है, और फिर जो है 15,000 से ज़्यादा। तो इसमें एक और केस आता है, वो ज़रा देख लीजिए, ठीक है, मोर देन 15,000 वाले में। तो यहाँ पे हाई सैलरी एम्प्लॉय के लिए देखिए उसमें क्या होता है। तो एक और केस यहाँ पे है कि मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का क्या सीन है। तो एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूशन सैलरी के हिसाब से ही होगा। तो जो भी आपका सैलरी है उसका 12% आप निकाल लीजिए, ठीक है। और एम्प्लॉयर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि मिनिमम ईपीएफ का ऑप्शन, यानी 12% से 15,000 पर कंट्रीब्यूट करेंगे, लिखा है ना, 12% ऑफ 15, मतलब 12% से 15,000 पे कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हायर ईपीएफ, इसको बोलते हैं हायर ईपीएफ का ऑप्शन। इसको क्या बोला जाता है, हायर ईपीएफ का ऑप्शन, मतलब कि 12% ऑफ 30,000, यहाँ लिखा है ना, 12% ऑफ ₹30,000, राइट, पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो 12% 30,000 पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हायर ईपीएफ का ऑप्शन। तो जो ईपीएस है यानी पेंशन में सिर्फ 15,000
का 8.33% जाता है, बाकी अमाउंट कहाँ चला जाता है, ईपीएफ के बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो अगर सैलरी हाई है तो एम्प्लॉयर का डिसीजन मैटर करता है कि कंट्रीब्यूशन लिमिट रहेगा या नहीं। तो यदि कंट्रीब्यूशन लिमिट रहेगा तो ये वाला केस लगेगा, और यदि कंट्रीब्यूशन लिमिट नहीं रहेगा तो जो भी आपका सैलरी है 30,000 है, 25,000 है, उसका 12% लेंगे, जिसमें से 8.33% ईपीएफ में जाएगा और बाकी आई थिंक इट इज़ 3.67% वो ईपीएफ बैलेंस में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का बाइफरकेशन होता है 15 से ज़्यादा सैलरी के लिए। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीपीएफ के रिगार्डिंग। तो ये सभी पेंशन स्कीम फंड है, आपको पता है पीपीएफ हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है। तो आइए इसमें हम लोग समझते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये बेस्ट तरीका है इसको समझने का। तो देखिए ये दो जन हैं, ठीक है, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो आपको पता ही है कि यह एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च की गई थी। किसी द्वारा लॉन्च की गई थी? नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च की गई थी, राइट। सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसने पूछा कि पीपीएफ का लॉक इन पीरियड बता दो। तो इसने आंसर दिया कि पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है मिनिमम 15 साल का होता है, आपको पता ही होगा। अच्छा, उसके बाद इसने पूछा कि क्या मैं अपने इन्वेस्टमेंट को पीपीएफ में बढ़ा सकता हूँ, कैन आई एक्सटेंड माई इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। तो हाँ, आप 5 साल के ब्लॉक में पीपीएफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट, इन ब्लॉक फॉर अनदर 5 ईयर। तो दोस्तों अगर आप सिक्योर और टैक्स फ्री सेविंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पीपीएफ एक सॉलिड चॉइस है, आपको पता होगा। चलिए, तो हमने ये पीपीएफ की बात कर ली इस डायग्राम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो पीपीएफ का टैक्स बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट रूल है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। इस पार्टिकुलर डायग्राम में तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, सबको समझाया जा रहा है। आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ पॉइंट बताया जा रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो पीपीएफ एक सॉलिड ऑप्शन होता है। आज हम देखेंगे कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है और इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो अगर आप जो है हर साल मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब यह फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरा क्या है, टैक्स एग्जम्पशन रिटर्न। यहाँ पे लिखा है ना, टैक्स एग्जम्प्टेड रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट होता है उस पर जो भी रिटर्न मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, यानी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स फ्री होता है, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री, राइट। सो इसको बोलते हैं टैक्स एग्जम्प्टेड रिटर्न। जो भी पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट होता है उस पर जो भी रिटर्न मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, या इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको सेक्शन 80C के अंदर, ये सेक्शन ही पता होना चाहिए, सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिलता है, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन। उसके बाद होता है हमारा अकाउंट रेस्ट्रिक्शन। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोलने की परमिशन होती है, एक पर्सन के नाम पर एक ही अकाउंट अलाउड है। और फिर आता है हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग। इसमें क्या होता है कि यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा बना सकता है। तो हमने क्या देखा इस पार्टिकुलर स्लाइड से कि जो पीपीएफ है वो सेफ, टैक्स फ्री और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है इस पर, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए और भी पॉइंट्स को समझते हैं पीपीएफ के बारे में। टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जम्प्टेड रिटर्न, इन्वेस्टमेंट लिमिट, अकाउंट रिस्ट्रिक्शन, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग, इसी प्रकार से जो सवाल पूछे जाते हैं स्कीम से। आइए अब पीपीएफ के बारे में कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि दोस्तों अगर आपको पीपीएफ का कंसेप्ट थोड़ा भी अनक्लियर लगता है तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, लोन का ऑप्शन मिलता है या नहीं, लॉक इन पीरियड कितना होता है। सबसे पहले पीपीएफ में डिपॉजिट कैसे करें, तो आप एक साथ लमसम डिपॉजिट कर सकते हैं या 12 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, राइट, पर फाइनेंशियल ईयर, यानी फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिला है। फिर कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है, हु एलिजिबल टू ओपन पीपीएफ अकाउंट। देखिए सवाल पूछा है ना इसने कि पीपीएफ अकाउंट को यदि ओपन करना है तो कौन ओपन कर सकता है, बताइए। तो बिल्कुल हर एक इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, लेकिन क्या एनआरआई और एचयूएफ एलिजिबल है, तो नहीं एलिजिबल है, ये याद रखिएगा। तो कोई भी इंडियन सिटीजन है, लेकिन जो हमारे एनआरआई होते हैं और जो एचयूएफ होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं, वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर अगला सवाल है कि क्या पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। यहाँ देखिए पूछा है ना, कैन आई टेक अ लोन अगेंस्ट पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसमें क्या नियम है कि 3rd और 5th ईयर के बीच में लोन अवेल कर सकते हैं। यू कैन अवेल अ लोन अगेंस्ट पीपीएफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन 3rd एंड द 5th ईयर, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। फिर सवाल पूछा है कि लॉक इन पीरियड कितना होता है पीपीएफ का, तो 15 साल का होता है। ये लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है जो रिटायरमेंट के टाइम आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा मैं आपको
और यूएन के बारे में बता दूं, देखिए दोनों के दोनों 12 डिजिट के नंबर होते हैं। पिछली बार यही पूछा गया था कितने डिजिट के नंबर होते हैं। ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, आपको पता होगा PRAN बोलते हैं, और यूएन तो आप जानते ही हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। तो रिटायरमेंट अकाउंट के लिए ये जो है ना 12 डिजिट का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, और यूएन आप जानते हैं 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपके EPF अकाउंट को ट्रैक करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो PPF एक सॉलिड ऑप्शन है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है वो है अटल पेंशन योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ऐसे सवाल हर एक साल आता है, इसको डायग्राम से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों कि क्या आपको पता है कि सिर्फ ₹42 महीने की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं APY क्या है, अटल पेंशन योजना के बारे में। तो जो हर एक आम आदमी के लिए एक बड़ा फ़ायदे का डील है। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इसके पेंशन स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ये डायग्राम जो है आपको बेसिकली पेंशन स्ट्रक्चर के बारे में ही बता रहा है, राइट। सो दिस डायग्राम इज ऑल अबाउट द पेंशन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंशन स्ट्रक्चर कैसा लगता है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपको एक गारंटेड पेंशन मिलता है, राइट। यू गेट ए गारंटेड पेंशन, राइट। मतलब 1000 से लेके 5000 तक की फिक्स पेंशन मिलेगी। यहाँ पे लिखा है ना 1000 से 5000 तक की फिक्स पेंशन मिलेगी, मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर यदि हम बात करें एज थ्रेशोल्ड की, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंशन स्टार्ट होगी 60 साल की एज पर, है ना। और मतलब जितना पहले शुरू करेंगे उतना बेहतर है ना। फिर आता है सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको मंथली पेमेंट करनी होगी, जो आपके चूजन पेंशन अमाउंट पे डिपेंड करती है। आपने कितना पेंशन अमाउंट चूज किया उस हिसाब से आपका, आप यदि ज़्यादा पेंशन अमाउंट चूज करेंगे तो आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ अगली स्लाइड में। देखिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल आपके मैकमिलन बुक से लिए गए हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार के क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व होना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि आज से ये क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। और फ्रेंड्स 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हम लोग INIFS को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस प्रकार के स्लाइड्स मिलेंगे जिससे में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। इस पर MCQs में प्रोवाइड करूँगा, क्विजेस प्रोवाइड करूँगा। और यदि आप इतना कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको PDF अलग से मिलेगा, यानी PDF वीडियोज मॉक टेस्ट सभी चीज़ मिलेगा, जो कि इफेक्टिव होगा, कम समय में आप उसको अच्छे से कवर कर सकते। सो फ्रेंड्स आप इस स्लाइड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं APY स्कीम के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप 18 से लेकर 40 साल तक, 18 से लेके 40 साल के बीच हैं तो ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर आता है दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट ज़रूरी है, कोई भी डिडक्शन ऑटो डेबिट के थ्रू होगा ताकि आपको बार बार डिपॉजिट करने की टेंशन ना हो, राइट। तो सेविंग अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और जो भी आपका डेबिट होगा ना वो ऑटो डेबिट होगा, अपने आप डेबिट हो जाता है वो, राइट। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, 18 to 40 ईयर एज रिक्वायरमेंट, राइट। और उसके बाद बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, राइट। आगे दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो APY की एलिजिबिलिटी और रूल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या है कि इनकम टैक्स पेयर रिस्ट्रिक्शन, यहाँ देखिए लिखा गया है, यानी कि इनकम टैक्स स्टेटस के बेसिस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। फिर NPS सब्सक्राइबर, मतलब अगर आपको पहले से NPS में इनरोल हैं तब भी आप APY ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है अकाउंट लिमिटेशन। अकाउंट लिमिटेशन में क्या है कि सिर्फ एक ही APY अकाउंट अलॉट है, मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो अगर आप भी छोटी सेविंग या बड़ी पेंशन का प्लान बना रहे हैं तो APY एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, राइट। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड्स की ओर, जो कि APY से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। APY बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए APY और योजना का आउटकम्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट बैक्ड सेफ्टी नेट है जो आपकी ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है। लेकिन अगर रिटर्न एक्सपेक्टेड से कम आए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए दोनों तरफ फ़ायदा है, APY में दोनों तरफ फ़ायदा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इन्हांस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट फंड शॉर्टफॉल, यहाँ मतलब समझिए, इसका मतलब कि अगर रिटर्न गवर्नमेंट अमाउंट से कम होते हैं तो गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट करेगी। तो लिखा है ना गवर्नमेंट विल कॉम्पेंसेट, यदि रिटर्न जो है गवर्नमेंट अमाउंट गारंटेड अमाउंट से कम होती है, मतलब आपको फिक्स्ड पेंशन मिलनी ही मिलनी है। और दूसरा है कि इन्हांस बेनिफिट टू सब्सक्राइबर, मतलब क्या हुआ कि अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो यानी कि यह स्कीम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि बेटर रिटर्न का भी चांस देता है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ
इस डायग्राम के माध्यम से, वो है गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन प्रोसेस फॉर पेंशन स्कीम। लेट मी जूम आउट लिटिल बिट। इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं गवर्नमेंट आपकी एपीवाई कंट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। आइए सिंपल स्टेप से समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पहले ये देखा जाता है कि सब्सक्राइबर एलिजिबल है या नहीं, यानी इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी स्टेटस चेक होता है। यदि इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तब आप नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन, तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 1000 पर ईयर तक कंट्रीब्यूट करती है फ्री का पैसा, ठीक है ना। कैलकुलेट द को कंट्रीब्यूशन अमाउंट कैप्ड एट रुपीज़, मतलब मैक्सिमम 1000 रुपीज़ पर एनम आता है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कुछ दोस्तों यह अमाउंट जो है, जो भी गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है, वो अमाउंट जो है पीएफआरडीओ को भेज दिया जाता है। फिर आता है एनएसडीएल से कंफर्मेशन लिया जाता है, राइट। तो एनएसडीएल वेरीफाई करता है कि सब्सक्राइबर ने सारे इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। और फिर आता है को कंट्रीब्यूशन क्रेडिट टू अकाउंट, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप कंट्रीब्यूशन प्रोसेस समझ में आया, राइट। सबसे पहले ये प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता किया, गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, फिर उसे पीएफआरडीए में ट्रांसफर किया, एनएसडीएल कंफर्म करेगा और फिर क्रेडिट होता है इस अकाउंट में। अब देखिए इसका स्टेप कैसा है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए को कंट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले सब्सक्राइबर इंस्टॉलमेंट पे करेगा। पहले आप अपनी रेगुलर एपीवाई इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, फिर एनएसडीएल जो है पेमेंट को कंफर्म करता है। एनएसडीएल वेरीफाई करता है कि आपके सारे पेमेंट कंप्लीट हैं। पीएफआरडीए जो है को कंट्रीब्यूशन मतलब कि सरकार का कंट्रीब्यूशन, पीएफआरडीए जो है को कंट्रीब्यूशन को इनिशिएट करेगा, यानी पीएफआरडीए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है। और फिर जो को कंट्रीब्यूशन है वो अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाता है, यानी फ्री बोनस अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों एपीवाई सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट बैंक लाइफ टाइम सिक्योरिटी प्लान है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड्स की ओर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगले स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपीवाई स्कीम के बेनिफिट सीक्वेंस में। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स एपीवाई सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान नहीं है बल्कि एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी प्लान है जो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या है कि 60 साल तक 60 साल की उम्र पर सब्सक्राइबर पेंशन लेना शुरू करता है, ठीक है। 60 साल हो जाएगा तो आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। गारंटेड पेंशन मिलता है, राइट, जो गवर्नमेंट बैक्ड होता है, मतलब टेंशन फ्री पेंशन है। फिर दोस्तों सब्सक्राइबर की डिमाइज के बाद, डेथ के बाद, ठीक है, स्पाउस को वही पेंशन मिलता रहता है। और स्पाउस के बाद जो उसके नॉमिनी होते हैं उसको एक्युमुलेटेड कॉर्पस मिलता है जो उनका फ्यूचर सिक्योर करता है। तो यानी एपीवाई सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरा परिवार है ना, इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नेट कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर का डेथ जो है 60 साल से पहले हो जाए तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सब्सक्राइबर का डेथ मान लीजिए कि 60 साल से पहले हो जाए, तो इसको समझिए इस पार्टिकुलर डायग्राम से। तो देखिए सब्सक्राइबर के 60 साल से पहले डिमाइज होने पर स्पाउस के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो देखिए सब्सक्राइबर डेथ हो जाए तो इसमें स्पाउस के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि यह यानी स्पाउस एपीवाई कंटिन्यू करे और 60 साल के बाद पेंशन मिले, है ना। तो या तो वो कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखे, जारी रखे कंट्रीब्यूशन को, और 60 साल के बाद जो है पेंशन ले। और नहीं तो स्पाउस जो है डायरेक्टली पेंशन ले सकता है, यानी जितना सब्सक्राइबर को मिला है उतना ही स्पाउस को मिलेगा, राइट। स्पाउस रिसीव द सेम पेंशन एज अ सब्सक्राइबर। उसके बाद क्या होता है, अगर स्पाउस का खुद का एपीवाई है, मान लीजिए कि उसका अपना ही अटल पेंशन योजना है, तो वो तो क्या होगा, तो उसका एपीवाई अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉमिनी को कॉर्पस मिलता है, यानी दोस्तों अगर स्पाउस नहीं है तो नॉमिनी को इंटायर एक्युमुलेटेड कॉर्पस मिल जाता है। तो दोस्तों एपीवाई एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल बैकअप है जो आपकी फैमिली को भी फ्यूचर में प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने अब तक एपीवाई, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। और फ्रेंड्स ये हमारा फ्री डेमो लेसन था, और बाकी का जो कंटेंट है वो हमारे क्रैश कोर्स में जो इनरोली रहेंगे उन्हें अवेलेबल रहेगा। बाकी का यूनिट 24, यूनिट 25 का कंटेंट और यूनिट 23 में और भी कुछ बाकी है। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के लेक्चर्स को जिसमें आपको सब कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाया जाए, आपको इसका पीडीएफ डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पज़ के लिए। कुछ भी आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब सवाल बराबर पूछे जाते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। प्लान का कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मिनिमम रखा गया है। देखिए पर सब्जेक्ट का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है, और टोटल 4 सब्जेक्ट का कॉस्ट है 1000 रुपीज़ है। इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 300 का 20% लेंगे तो यानी आपको 240 ही पड़ेगा। और यदि 1000 का 20% लेंगे तो यानी 800 आपको पड़ेगा। तो 800 में आप फुल्ली क्रैश कोर्स जो है इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है ऐप का, आप इंस्टॉल कर लें ऐप को। और अभी के अभी आज ही ये शुरू हुआ है, तो आज से ही दोस्तों एक प्रॉपर तरीके से एक डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन को स्टार्ट